अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक से आप सब लोगों को शदीद किस्म का खौफ आ रहा था। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। हम लोगों ने फैट सोल्यूबल वाइटामिन पढ़े थे, उसी तरह के ही हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं? हमने देखा था फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो थे जो फैट में सरवाइव कर सकते थे, जो स्टोर हो सकते थे हमारे बॉडी फैट में, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स उसके ऑपोजिट थे। वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते थे, वो वाटर में सोल्यूबलाइज हो जाते थे। और जो भी चीज़ वाटर में सोल्यूबलाइज होगी, जैसे ही वाटर हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होगा, वो उसके ज़रिए ही एक्सपेल आउट हो जाएंगी। अब जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमें डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और खुराक में से मिल रहे थे, इसी तरह वाटर सोल्यूबल विटामिन्स भी हमें डिफरेंट जगहों से मिलते हैं, जैसे कि राइस, वेजिटेबल्स, फिश, मीट और इवन यीस्ट से भी मिलते हैं। और इनके भी वही काम हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स के थे, जैसे ये मेटाबॉलिज्म में हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस में एज अ कोएंजाइम काम कर रहे होंगे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, या फिर एटीपी की प्रोडक्शन में काम कर रहे होंगे। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं कौन से? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये सारे के सारे, इन सबको कंबाइन करके हम कहते हैं विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स, जिससे हम खाते हैं ना विटामिन के सप्लीमेंट्स, वो उसके अंदर ये सारे विटामिन्स होते हैं। अब इन विटामिन्स के सिर्फ ये B1, B2, B3 नेम्स नहीं है, इनके एक्चुअल नेम इनके आगे लिखे हुए हैं। जैसे B1 विटामिन का एक्चुअल नेम है थायमिन, B2 का है राइबोफ्लाविन, B3 है नियासिन, B5 है पेंटोथेनिक एसिड, B6 इज पायरोडॉक्सिन, B7 is biotin, B9 is folic acid and B12 is cobalamin। इसके अलावा एक और विटामिन है जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स से मिलता है, और आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह जो नियासिन है, ये भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होता है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे विटामिन जो हैं वो आप देखते हो डिफरेंट कुछ ग्रोथ पे काम करते हैं। विटामिन ग्रोथ हार्मोन्स को ट्रिगर कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे इनके रोल्स हैं। तो ये विटामिन जैसे हैं हमारे पास, हमें खाने की ज़रूरत है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, इसी तरह इन विटामिन की भी हमें ज़रूरत है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को आराम से स्टेडली कैरी आउट करने के लिए। सबसे पहले आज हम देखेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 इज थायमिन। विटामिन B1 एक ऐसा विटामिन है जो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एक्ट एज एन एंटी बेरीबेरी फैक्टर। एंटी बेरीबेरी फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ये बेरीबेरी एक डिजीज़ है जो कि काज होती है थायमिन की डिफिशेंसी की वजह से, जिसके अंदर हमारे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन और हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर असर पड़ता है। तो उसको इक्वलाइज करने के लिए जब हम थायमिन दे देंगे तो वो डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, और डेफिशिएंसी जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो डिजीज़ ही नहीं रहेगी। इसी तरह एंटी न्यूरिटिक फैक्टर और ए न्यूरिन के तौर पर भी विटामिन B1 काम करता है। अब ये क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं उनकी वो इन्फ्लेम हो जाती हैं, वो स्वेल हो जाती हैं डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, जिसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम विटामिन B1 को यूटिलाइज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कलरलेस है, ठीक है। और ये कैसे है? रिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सल्फेट प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखते हो तो इसके अंदर सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और ये बेंजीन रिंग्स हैं। अब हमने आगे ये बताया हुआ उन्होंने कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज थायमिन बट इट इज ओनली सिंथेसाइज्ड इन बैक्टीरिया, फंगस एंड प्लांट्स। मतलब ये कि ह्यूमन बॉडी खुद से विटामिन B1 प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए उसको वन और द अदर हैंड हमें डिफरेंट जगहों से यूटिलाइज करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी गट में बैक्टीरिया होंगे वो भी कुछ एस्पेक्ट में विटामिन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, विटामिन B1 प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कुछ तो हमें वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा हम मशरूम या यीस्ट, इस तरह के फंगस
खा रहे होंगे तो वहाँ से हमें मिल जाएगा। और प्लांट्स, हमारी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होंगे तो प्लांट सोर्स से हमें फिर विटामिन B1 मिल जाएगा। इट कंटेन्स सल्फर एंड नाइट्रोजन ग्रुप एंड इट इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट, मतलब कि ये हीट सेंसिटिव है और एसिडिटी, एसिड कंपाउंड से भी ये डीनेचर हो जाएगा। और ये विटामिन एक्ट एज अ को एंजाइम इन थायमिन पायरोफॉस्फेट, मतलब ये कि इसका हमारे मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रोल भी है। अब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये हमें बहुत सारे डिफरेंट जगहों से मिल रहा है, जैसे सेसमी सीड्स हैं, बीन्स, लैंटन्स, फ्रेश पीस, मटर और फ्रोजन और ड्राइड पीस, बीन्स, सनफ्लावर सीड्स और टूना फिश उधर से भी मिल रहा है हमें। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी में क्या है, मैन इज रिक्वायर्ड 1.3 मिलीग्राम, वुमन 1.0 मिलीग्राम्स, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में आपको ये चाहिए 2 मिलीग्राम, देन चिल्ड्रंस 1.1 मिलीग्राम। इन सारी की सारी डेटा को आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं कि विटामिन B1 की मेजर एस्पेक्ट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये काम कर रहा होता है। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रोल ये है कि ये हमारे क्रैब साइकिल में क्या होता है, क्रैब साइकिल का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो पायरावेट के मॉलिक्यूल्स दो बन रहे होते हैं उन्होंने जाना होता है क्रैब साइकिल में और वो कन्वर्ट होते हैं इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि पायरावेट खुद से एंटर नहीं हो सकता माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो ये जो कन्वर्जन है ये आप देखते हो हमेशा एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, एंजाइम का कॉम्प्लेक्स था जो ये चेंज कर रहा होता सारा कुछ। तो वो जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर हमारे पास थायामिन, विटामिन B1 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये उसका एक उसका सब यूनिट होता है, एज अ कोएंजाइम ये वहाँ पर काम कर रहा होता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारी बॉडी में रोज़ बरोज़ हर टाइम हो रहा है, क्योंकि एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके अंदर ये विटामिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा ये विटामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस में भी काम आ रहा होता है और थायमिन किस तरह एक्टिवेट हो रहा होता है विद इन इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म, जो कि है हमारे पास थायमिन पायरोफॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अब इसके फंक्शंस कहाँ कहाँ पर हैं, सबसे पहले तो ये हमारे पास क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के दरमियान में जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसकी प्रोडक्शन के अंदर उस एंजाइम में एज अ कोएंजाइम काम कर रहा होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में काम आ रहा है। और इधर से उसके बाद क्योंकि क्रैब साइकिल चलेगा तो ये एटीपी बनेगी ना, तो डायरेक्ट रोल है इसकी एनर्जी प्रोडक्शन में। इसके अलावा जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वो एंटी बेरिबेरी फैक्टर के तौर पर काम कर रहा होता है, तो इस डिजीज़ को क्योर करने के लिए हमारे पास इसकी ज़रूरत है, जिससे बर्निंग और सेंसेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग और हमारे सर्कुलेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमने पीछे भी देखा है कि वो एंटी न्यूरोटिक फैक्टर के तौर पे भी काम करा, तो नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए भी विटामिन B1 नेसेसरी है। हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारे डाइजेशन, मसल्स की स्ट्रेंथ और इवन हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग में विटामिन B1 और थायमिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन B1 हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B2, जिसको हम कहते हैं राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन इज कॉल्ड एज अ ब्यूटी विटामिन। अब ये विटामिन एज अ ब्यूटी विटामिन होगा तो इसका मतलब ये है कि ये एज एन ऑक्सीडेटिव एजेंट होगा, या फिर ये कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से आपकी स्किन इन्हांसमेंट होती होगी। इट इज़ येलोइश ग्रीन फ्लोरेसेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर। राइबोफ्लाविन जो है वो डिराइव हुआ हुआ है दो सोर्सेज से। इसके अंदर राइबोस शुगर होती हैं और ये फ्लाविन मीन येलो, और ये येलो कलर का होता है, इसलिए इसको राइबोफ्लाविन कहते हैं। और ये वाइडली इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, जो कि हमारी बॉडी में हर टाइम हो रहे हैं। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। अब डाइटरी सोर्सेज कौन कौन से हैं विटामिन B2 के? विटामिन B2 हमें दही हम खाते हैं, मिल्क, सोयाबीन, स्पिनच, गोट मिल्क, आलमंड्स, मतलब ये चीज़ें तो हम नॉर्मली खा सकते हैं ना, और हम खाते भी हैं। और जिससे भी हम ये चीज़ें खाते हैं, योगर्ट तो हम खा ही रहे होते हैं रोज़, या एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे घर में ये रोज़ चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह हम अपने फूड से अपनी विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। डेली रिक्वायरमेंट्स भी इसमें सेम ही होंगी जैसे पिछले विटामिन की थी।
विटामिन B2 हैज एन एसेंशियल कंपाउंड ऑफ, अब ये कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज होता है, अब इसका हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ रोल है उन्होंने बताया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दो मेजर कोएंजाइम का। सबसे पहले तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FAD और FMN, ये दोनों मॉलिक्यूल, FAD का मॉलिक्यूल तो हम देखते हैं ATP में बन रहा होता है, क्रैब सिकल में ये प्रोड्यूस हो रहा होता है और ATP में ये यूटिलाइज हो रहा होता है। तो अब इस कि और भी बहुत जगहों के ऊपर मेटाबॉलिज्म में बहुत जगहों के ऊपर ये एज अ कोएंजाइम काम कर रहा होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम है जिनको बनाने के अंदर हम विटामिन B2 भी यूटिलाइज होता है। दिस कोएंजाइम प्ले वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, सेलुलर फंक्शंस, ग्रोथ डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स। द कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड tryptophan to niacin is also requires FAD. Similarly, the conversion of vitamin B6 to the coenzyme pyridoxal 5-phosphate needs FMN. तो ये जो FMN और FAD के मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ विटामिन B2। तो इस तरह ये पूरा साइकिल चल रहा होता है एक एंजाइम की यूटिलिटी के लिए, कि मेटाबोलाइज करने के लिए, को यूज़ करने के लिए, को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी और विटामिन की ज़रूरत है। तो इस तरह ये प्रोसेस चल रहा होता है। राइबोफ्लाविन के फंक्शंस क्या है, ये एक हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी हमने देखा ATP की सिंथेसिस में FAD का मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा होता है, डाइजेशन में ये हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग, सेम वही बातें जो हमारे पास विटामिन B1 की थी। और नॉर्मल टिश्यू रेस्पिरेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, हमारे स्किन, नेल्स और आइज को अच्छा रखता है और कैंसर इनहिबिटिंग फैक्टर है इसमें। ये हो गया विटामिन B2। विटामिन B3 जो है वो है नियासिनामाइड निकोटिनिक एसिड। ये वर्ड्स आपने अगर थोड़ी बहुत स्किन केयर की हो तो आप लोगों को पता होगा कि आजकल नियासिनामाइड बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है स्किन केयर में, लेकिन सिर्फ स्किन केयर में ही इसका रोल नहीं है। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ये कैसा होता है, ये कलरलेस कंपाउंड है, पायरिडीन रिंग है इसके अंदर और कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे आप इसके स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है लेकिन रिंग स्ट्रक्चर इन दोनों का सेम है। इट इज़ अ पायरिडीन डेरिवेटिव एंड इज प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम NAD। और ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम है जो हम मेटाबॉलिज्म में बहुत जगह पर हर रिएक्शन के अंदर कहीं ना कहीं NAD ऐड हो रहा होता है और फिर वो NADH में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये NADP आपको नज़र आता होगा डिफरेंट रिएक्शंस में। तो वो जो सारे के सारे कोएंजाइम है NAD जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है किसी और चीज़ में, उसको बनाने में विटामिन B3 मेजर कंपोनेंट के तौर पर काम कर रहा होता है। अब कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जहाँ से हमें नियासिन मिल रहा होता है, एवोकाडोज, ब्रोकली, टोमेटोज। अब टोमेटोज और डेट्स तो हम खाते हैं, पम्पकिन सीड्स भी, मशरूम, स्वीट पोटैटोज, शक्करकंदी, कैरेट्स, आलमंड, स्पिनच, नॉर्मल चीज़ें जो हम खा सकते हैं अपनी डेली फूड इनटेक में हम ले सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ सबसे हमें नियासिन भी मिल रहा होता है। नियासिन के मेजर एस्पेक्ट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, सबसे पहले तो हमने बताया ना कि NAD के प्रोडक्शन में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। Niacin and its precursor tryptophan, which is converted to niacin in the liver, form the active coenzyme nicotine adenine dinucleotide and nicotine adenine dinucleotide phosphate। NAD और NADP के मॉलिक्यूल्स बनाने में निकोटीन होगा तो ही बनेगी ना, और निकोटीन जो है वो बन रहा होता है नियासिन से। नियासिन कैन डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एपोलिपोप्रोटीन बी। अब ये क्या है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स बनते हैं। अब उसकी सिंथेसिस को डिक्रीज करने में हमें हेल्प कर रहा होता है बाय इनहिबिटिंग डिफरेंट की एंजाइम्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हमारे पास लिपोप्रोटीन्स और डिफरेंट पाथवेज से। लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये पाथवेज और ये वाली डायग्राम को करने की ज़रूरत नहीं है। आगे उन्होंने यहाँ पे एब्रीवेशंस बताई हुई हैं, जितनी भी यहाँ पर एंजाइम्स के नेम लिखे हुए हैं ना, इनके एब्रीवेशंस, एक्चुअल एब्रीवेशंस उन्होंने यहाँ पर बताई हुई। आगे अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन B3। विटामिन B3
हमारे पास, क्योंकि NAD की प्रोडक्शन में काम आ रहा है, और NAD जो है वो हमारे पास हर मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इसका अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा DNA सिंथेसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन ये करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा माइग्रेन और हेडेक्स को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। इसका ये मतलब हुआ कि इफ़ यू हैव सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन्स, तो आप ऐसे खुराक खाएं, ऐसे फ्रूट्स खाएं जहाँ से आपको नियासिन मिल जाए, और नियासिन आपको इन सब चीज़ों से मिल सकता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अपनी डेली खाने में यूटिलाइज करेंगे, कंसंट्रेशन इन लोगों की बढ़ा देंगे, तो वन और दी अदर हैंड आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिल जाएगा। Vitamin B3 as niacinamide may improve arthritis, including increasing joint mortality, and the reduce the amount of anti-inflammatory medications needed. It is necessary for healthy skin, nerves, and digestive system. It is helps to detoxify the body, और proper digestion of food में ये काम आता है। Vitamin B5 is also called pantothenic acid. Pantothenic acid is also a water soluble vitamin, और ये डिस्कवर हुआ है जे विलियम्स ने किया है इसको 1919 में। और इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया? इसको टिश्यू से एक्सट्रैक्ट किया गया, और ये एक्ट किया एज अ ग्रोथ फैक्टर फॉर यीस्ट। यीस्ट की ग्रोथ में इस विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जब इसको उन्होंने डिस्कवर किया था। इसकी डिस्कवरी वैसे हुई थी। और इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, और कोएंजाइम ए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म का ये भी एक फैक्टर है, एक एंजाइम है जो आपको डिफरेंट रिएक्शंस में कोएंजाइम ए मिलता है। तो उसको बनाने में उसका एक पार्ट है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड का मॉलिक्यूल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल का पार्ट। तो इस तरह ये भी मेटाबॉलिज्म में इनडायरेक्टली काम कर रहा होता है। कौन कौन से फूड से ये मिल रहा होता है? एवोकाडो, सैल्मन, मशरूम्स, टोमेटोज, और कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, योगर्ट, वही सारी चीज़ें। ये तो नॉर्मल चीज़ें हम खा सकते हैं, इन सबसे मिल रहा होता है। पेंटोथेनिक एसिड जो है वो कोएंजाइम ए का प्रिकर्सर है। अब देखो ये रहा पेंटोथेनिक एसिड, और ये पूरा का पूरा कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर ये पेंटोथेनिक एसिड उसका पार्ट है। तो ये मॉलिक्यूल जब तक अटैच नहीं होगा कोएंजाइम ए प्रोड्यूस नहीं होगा। जब तक कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होकर एक्टिव होकर काम नहीं करेगा, तब तक बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं कैरी आउट हो सकते, क्योंकि ये कोएंजाइम ए का पार्ट है। और कोएंजाइम ए जो है वो पार्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोनेयोजेनेसिस और फैटी एसिड की प्रोडक्शन, सिंथेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्फिंगोलिपिड्स, एसिटोएसिटेट एंड पोरफायरिन। तो इन सब चीज़ों की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म, एक्सीलेटिव मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है कोएंजाइम ए, और कोएंजाइम ए का एक्टिव पार्ट है पेंटोथेनिक एसिड। तो इस तरह आपको पता लग रहा है कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। विटामिन B5 फंक्शन करता है, क्योंकि देखो पीछे देखो आपको अच्छा लग गया कि कितनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इसका काम है। तो एनर्जी रिलीजिंग और मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि फैट्स की रिप्रोडक्शन, फैट्स की मेटाबॉलिज्म और उसकी एनाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक स्मॉल केमिकल चेंज इन द शेप ऑफ सेल प्रोटीन। विटामिन B5 इज यूज इन दिस केस। दे आर एसेंशियल फॉर द सेल मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, वुंड हीलिंग को एक्सेलरेट करता है, एंटी स्ट्रेस फैक्टर है। तो मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो तो आप ऐसे खुराक खा सकते हैं जैसे पीछे बताई गई है, जिससे आपको रिलीफ मिले। हेडेक्स, एलर्जीज, एथरिटस, इंसोम्निया, नींद का नहीं आना, एस्थमा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब अगर किसी को एस्थमा है और आजकल में हो रहा होगा, तो अगर वो ये सारे के सारी चीज़ें खाना शुरू कर दें तो उनके लिए हेल्पफुल है। गुड पॉइंट। ओके, आगे अब हमने पढ़ना है विटामिन B6। विटामिन B6 इज आल्सो कॉल्ड पैराडॉक्सिन, और ये कोई एक विटामिन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। और इसके अंदर पैराडॉक्सिल 5 फॉस्फेट B6 इज पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम नहीं, ये एक्चुअली में विटामिन B6 रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ केमिकली वेरी सिमिलर कंपाउंड्स विच कैन बी इंटरकन्वर्टेड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये देखो विटामिन B6 में ये तीनों तरह के कंपाउंड आ रहे हैं। अब देखो इनका रिंग स्ट्रक्चर
सेम है, और डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पर इनका डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है सिर्फ। तो ये तीनों के तीनों कंपाउंड्स पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सल और पैराडॉक्सिमीन को कंबाइन करके हम ये सारे के सारे विटामिन बी सिक्स के अंडर आते हैं। मतलब ए विटामिन सिक्स के तीन डिफरेंट शेप्स हैं जो हमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में दिखेंगी डिफरेंट तरह की। विटामिन बी सिक्स जो है पार्ट है हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का, एंड इट्स एक्टिव फॉर्म इज पैराडॉक्सिल 5 फॉस्फेट व्हिच इज सर्व। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो तीन डिफरेंट टाइप्स हैं ये सब एक्टिवेट होती हैं इनटू पैराडॉक्सिल 5 फॉस्फेट में, जो कि एक्ट करता है एज अ को-फैक्टर इन मेनी एंजाइम रिएक्शंस इन मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड्स मतलब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तीनों मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका काम है। और ये कैसा है, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। डाइटरी सोर्सेज इसके क्या हैं, मिल्क, वेजिटेबल्स, बीन्स, एग्स, पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स। और विटामिन बी सिक्स के मेजर एस्पेक्ट्स क्या हैं, विटामिन बी सिक्स इस कलेक्टिवली टर्म एज थ्री, ये तो हमने बता दिया, एंड देयर डिफरेंट रिलेटिव्स। और इसके अलावा उन तीनों के अलावा थ्री डिफरेंट टाइप्स और भी हैं जिसके अंदर ये मिल रहा होता है। ऑल्दो ऑल सिक्स ऑफ दिस कंपाउंड should technically be referred as vitamin B6, the term vitamin B6 is commonly used interchangeably with just one of them, pyridoxine. Vitamin B6 principally in the form of coenzyme 5 pyridoxal 5 is almost available in the metabolism of all these things। यही सारी ये बात मैंने अभी पीछे आपको बताई है। यहाँ पर ये एक लाइन में थी कि अमीनो एसिड ग्लाइकोलाइसिस सब मेटाबॉलिज्म में काम आता है, और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में, ग्लाइकोजन प्रोडक्शन में, अमीनो एसिड प्रोडक्शन में, हीमोग्लोबिन में, स्विंगोमाइलिन स्विंगोलिपिड की प्रोडक्शन में, न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन में, डोपामीन और गामा अमाइनो बिटारिक एसिड की प्रोडक्शन में, सब में विटामिन बी सिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टेबल करने की जरूरत नहीं है। विटामिन बी सिक्स के फंक्शन, देर इज गोइंग टू मेक एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करके, इसका मतलब है हमारे पास हमारी इम्यूनिटी ट्रिगर कर रहा है, डिजीज कंट्रोल कर रहा है, हमारे नर्व फंक्शंस को मेंटेन कर रहा है, हीमोग्लोबिन बना रहा होता है, और प्रोटीन की ब्रेकडाउन में और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में और सोडियम और पोटेशियम के लेवल्स को बैलेंस करने के लिए ये हो रहा होता है। इसके अलावा ये हमारे पास हार्मोनल प्रोडक्शन में भी काम आता है। विटामिन बी सेवन की अगर हम बात करें, इसका दूसरा नेम है बायोटिन, और इसको हम कोएंजाइम आर या विटामिन एच भी कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि विटामिन एच डिस्क्राइब करें, तो ये विटामिन बी सेवन ही है। अगर मैं आपको कहूँ कि बायोटिन बताएं, बायोटिन के बारे में कुछ बताएं, तो आपने विटामिन बी सेवन के बारे में ही बताना है। और बायोटिन क्या है, इज अ कोएंजाइम। अब ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, कहाँ कर रहा होगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स में। और वो कहाँ यूज़ होते हैं, फैटी एसिड प्रोडक्शन, आइसोल्यूसिन और वेलिन अमीनो एसिड्स हैं, और ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। विटामिन बी सेवन के सोर्सेज एग्स, चीज, कॉलीफ्लावर, रास्पबेरीज, बनानास, वॉलनट्स और आलमंड्स, ये भी नॉर्मल चीज़ें जो हम आराम से खा सकते हैं, इन सब से हमें विटामिन बी सेवन मिलता है। क्या कर रहा होता है विटामिन बी सेवन भी, प्रोडक्शन कर रहा होता है एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा होता है। द यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी प्रोवाइड द साइंटिफिक एविडेंस टू असिस्ट पॉलिसी मेकर्स हैज कंफर्म दैट विटामिन बी सेवन के बहुत ज़्यादा हेल्दी एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम हमारी लाइफ के अंदर विटामिन बी सेवन को यूटिलाइज करना शुरू कर दें, तो ये हमारे पास हमारे बेसिक मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल करने में हेल्प करता है, एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म को अच्छे से चलाने में हेल्प करता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन को अच्छा करता है, वो हमारी नर्वस सिस्टम, हमारी हेयर ग्रोथ और हमारी नेल्स ग्रोथ और साइकोलॉजिकल फंक्शंस को भी बेहतर बनाने में हेल्प करता है। विटामिन बी नाइन इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलिक एसिड या फोलासिन या फोलेट, ये भी विटामिन वाटर सॉल्युबल है, और ये येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इसके डाइटरी सोर्सेज भी बीन्स और कैबेज और स्पिनच, इस तरह की चीज़ें ही हैं। अब ये वाला पार्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने ये बताया हुआ है कि कैसे इसकी कन्वर्जन हो रही है। और ये होमोसिस्टीन का एक अमीनो एसिड की कन्वर्जन में एक होमोसिस्टीन का अमीनो एसिड बनता है, जिसकी नेक्स्ट फर्दर मेटाबॉलिज्म में फॉलिक एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पर ये बताया हुआ है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ये फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, नर्व की
नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेयर और स्किन ग्रोथ, प्रेगनेंसी में ये इंपॉर्टेंट है, डीएनए सिंथेसिस में, होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म और न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन में विटामिन B9 काम आ रहा होता है। विटामिन B12 इस कोबालामिन, कोबालामिन जो है ये भी इसके अंदर कोबाल्ट होता है, इसके स्ट्रक्चर में कोबाल्ट बेसिक कंपाउंड होता है, इसलिए इसको कोबालामिन बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये मसल्स, ऑयस्टर्स, मशरूम्स, मतलब जितनी भी हमारा सी फूड होता है उसमें हमारे पास विटामिन B12 पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज होता है, विटामिन B12 रिएक्टिव कार्बन और कोबाल्ट बॉन्ड पार्टिसिपेट्स इन 3 मेन टाइप्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। भी कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं, ये एज एन आइसोमेरेसिस काम कर रहा होता है, एज मिथाइल ट्रांसफेरेसिस काम कर रहा होता है, और एज डीहेलोजिनेसिस काम कर रहा होता है। मतलब ये कि अगर ये 3 डिफरेंट तरह से काम कर रहा होता है। आइसोमेरेसिस के तौर पर अगर काम कर रहा होता है तो क्या कर रहा होता है, ये रीअरेंजमेंट कर रहा होता है डिफरेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट में हेल्प कर रहा होता है। मिथाइल ट्रांसफेरेज के तौर पर अगर काम कर रहा होगा तो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा होगा। दीज यूज मिथाइल कोबालामीन फॉर द फॉर्म ऑफ दिस विटामिन। डी हेलोजन के तौर पर काम कर रहा होगा तो ये हेलोजन के मॉलिक्यूल को रिमूव करने में काम आ रहा होगा कोबालामीन का स्ट्रक्चर। फंक्शंस क्या है इसके, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हमारी रेगुलर मेटाबॉलिज्म में को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए भी विटामिन B12 काम आ रहा होता है। और इसकी डिफिशिएंसी से एनीमिया काज हो जाता है और इवन नर्व सेल्स की डेथ भी हो जाती है। अब जो लास्ट विटामिन हम पढ़ते हैं वो है विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा विटामिन है जो फ्री रेडिकल्स को जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं जो हमारी सेल्स के साथ अगर अटैच हो जाए तो वो उनको फ़ौरन से डीनेचर कर देंगी, और कैंसर काजिंग चीज़ें जो होंगी उन सबको काउंटर बैलेंस और ख़त्म करने के लिए हम विटामिन C को यूटिलाइज करते हैं। और ये ह्यूमंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो हमें किसी न किसी सोर्स से मिलता है। ये कहाँ कहाँ से मिल रहा है, अब आप देखो ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल्स, कीवी, रास्पबेरी, स्पिनच, पीज और लेमन से मिल रहा है। और उसकी डेली रिक्वायरमेंट 70 to 90 मिलीग्राम्स है हमारे पास। दी ये क्या है, कीमो प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ विटामिन C, मतलब ये कि हमारे पास ये एज एन एंटी कैंसर एजेंट यूज होता है। एट्रीब्यूटेड टू ऑफ इट्स फंक्शन, इट इज वाटर सॉल्युबल चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट, एज एन एंटीऑक्सीडेंट इट एज एन एंटीऑक्सीडेंट ये क्या कर रहा होगा, ये फ्री रेडिकल्स को पकड़ रहा होगा और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा जो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में बन रहे होते हैं जब डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। इट आल्सो प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कार्सिनोजेंस फ्रॉम द प्रिकर्सर कंपाउंड, मतलब ये कि कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं उनको भी पकड़ लेता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज रिजेंबल टू ग्लूकोज, तो ये मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट ह्यूमंस, हम नहीं बना सकते। फंक्शन क्या है इसका, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। तभी विटामिन C जो है वो बहुत ज़्यादा स्किन केयर में यूज़ होता है क्योंकि कोलेजन प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वो ख़त्म होती जाती है और हमारी स्किन ढलना शुरू हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। मेंटेनेंस नेसेसिटी, बोन्स की फंक्शन, थायराइड ग्लैंड्स और एड्रिनल ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को प्रॉपर करने के लिए हमारे पास यूटिलाइज होता है। एंटीऑक्सीडेंट है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से रोकता है, मतलब एज एन इम्यूनिटी ट्रिगर करने के लिए यूज़ होता है विटामिन C। और विटामिन C की डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ेस काज हो जाती हैं, हीलिंग और हेमरेजेस, पोर बोन, और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं रहती।